नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर दिन खबरें आती है और चली जाती है, लेकिन आज की खबरें आपको हिला सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए, वरना वो राज कभी नहीं जान पाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाती रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में लोग आई लव मोदी तो कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। उन्होंने संभल मस्जिद मामले और मुसलमानों के खिलाफ अन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि कानून केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह है। ओवैसी ने हिंसा की निंदा की और सभी से धैर्य रखने और कानून के दायरे में रहने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस के किसी सदस्य ने स्वतंत्रता संग्राम में प्राण नहीं दिए और जेल नहीं गए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एनएसए के तहत उनके पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वांगचुक को 26 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया और जोधपुर जेल में रखा गया। लद्दाख बौद्ध संघ और अखिल लद्दाख गोम्पा संघ ने निष्पक्ष जांच और मृतक व घायल लोगों के आश्रितों को मुआवजे की मांग की है। गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वांगचुक की तत्काल रिहाई के लिए हस्तक्षेप की अपील की। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आवास, भाजपा कार्यालय और अभिनेत्री त्रिशा के घर को बम धमकियों से निशाना बनाया गया। अज्ञात ईमेल के जरिए चेतावनियों के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्तों ने इलाके की तलाशी ली। पिछले 1 महीने में लगातार मिली धमकियों के कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले अगस्त और जुलाई में भी स्टालिन को बम धमकी मिली थी, लेकिन वे फर्जी साबित हुई थीं। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत से आयात बढ़ाने का आदेश दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी देश और नागरिकों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका के टैरिफ युद्ध और व्यापार असंतुलन के बीच रूस कृषि और औषधीय उत्पादों का आयात बढ़ा सकता है। उन्होंने भारत और रूस के मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर जोर दिया और एआई तथा अत्याधुनिक तकनीक के विकास के लिए दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में बजाज, हीरो और टीवीएस की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन के दम पर वैश्विक स्तर पर जीत सकती हैं। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जटिलता, विभिन्न धर्मों, परंपराओं और भाषाओं के सम्मान पर जोर दिया। राहुल ने मौजूदा आर्थिक नीतियों, नोटबंदी और जीएसटी की आलोचना की और कहा कि लोकतंत्र के भीतर विनिर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाना अभी भी बड़ी चुनौती है। उन्होंने भारत के संभावित वैश्विक योगदान पर भी प्रकाश डाला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले किए गए ताजा सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार बने हुए हैं। उनके बाद प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हैं और लगातार रेटिंग बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी थोड़ी बढ़ी है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ग्राफ में गिरावट आई है। फरवरी से लगातार किए जा रहे सर्वे में तेजस्वी की रेटिंग 27.5%, नीतीश की 16% और पीके की 23.1% रही। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और बीजेपी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच विवाद तेज हो गया है। सम्राट ने चंदे में गड़बड़ी पर कार्रवाई का संकेत दिया था, जिस पर प्रशांत ने चुनाव के बाद उनकी बेनामी संपत्तियों की सूची जारी करने की धमकी दी। प्रशांत ने कहा कि भ्रष्ट नेता और अफसरों की लूट व बेनामी संपत्ति उजागर होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जनसुराज सत्ता में आया तो किसी की खैर नहीं होगी। यह बहस बिहार के चुनावी माहौल को और गर्म कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक विधायक का नुकसान हुआ है। खगड़िया जिले के परबत्ता से विधायक संजीव कुमार जेडीयू छोड़कर आज तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे। संजीव कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा कि दोपहर 1 बजे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। संजीव का जदयू में टिकट कटने की चर्चा पहले से थी। वे 2020 में परबत्ता से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और अब राजद के लालटेन चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे।
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि रूस की सेना यूक्रेन समर्थक यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक मजबूत और मनोबल से ऊंची है। उन्होंने कोपेनहेगन में समिट के दौरान बताया कि रूस की मनोवैज्ञानिक बढ़त और निर्णायक नेतृत्व यूरोप के लिए खतरा बन सकता है। टस्क ने चेतावनी दी कि अगर रूस यूक्रेन पर जीत हासिल करता है तो पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर सकता है और यूरोप खतरे में होगा। वहीं पुतिन ने नाटो पर हमला की अफवाहों को खारिज किया और रूस की सैन्य ताकत पर जोर दिया। देश में सत्ता और विपक्ष के बीच कटुता आम है, लेकिन दिल्ली के आम आदमी पार्टी आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्लीपर क्लास के वेटिंग हॉल की साफ सफाई देखकर खुश होकर वीडियो बनाया। भारद्वाज ने कहा कि रेल विभाग पर अक्सर आलोचना की, खासकर दुर्घटनाओं को लेकर, लेकिन आज जो साफ सुथरा वातावरण देखा वह उम्मीद से बेहतर था। उन्होंने यह भी माना कि जब कोई काम अच्छा हो उसे स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्थापना दिवस पर नागपुर में शस्त्र पूजा और शताब्दी उत्सव आयोजित किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि रहे। मोहन भागवत ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला मित्र और शत्रु की पहचान कराता है। उन्होंने कहा कि निर्दोष भारतीयों की हत्या पूरे देश को दुख और आक्रोश में भर गई, लेकिन सरकार और सेना ने साहस दिखाया। कार्यक्रम में पारंपरिक व आधुनिक हथियारों और ड्रोन की झांकियां भी दिखाई गईं। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से ज्यादा सम्मान देता है। उन्होंने कहा कि मोदी ने पहलगाम हमले की तुलना क्रिकेट से कर दी, जबकि इसमें 26 निर्दोष मारे गए और पुंछ में 16 लोग मारे गए। उदित राज के अनुसार सेना पीओके तक जा सकती थी, लेकिन मोदी ट्रंप के दबाव में पीछे हट गए। गाजा शांति योजना में ट्रंप ने आसिम मुनीर को महत्व दिया, मगर मोदी को नजरअंदाज किया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मरीजों को स्पष्ट और पढ़ने योग्य प्रिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति जस गुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि डॉक्टरों की खराब लिखावट मरीज और फार्मासिस्ट दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लागू होने तक दवाओं के नाम बड़े अक्षरों में लिखे जाएं। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में 2 साल के भीतर हैंडराइटिंग की प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए, ताकि मरीजों को सुरक्षित चिकित्सा सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस शताब्दी समारोह में कहा कि घुसपैठ से भी बड़ा खतरा जनसांख्यिकीय परिवर्तन है, जो सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है। उन्होंने चेताया कि जाति, भाषा, क्षेत्रवाद और अतिवादी विचारधारा से प्रेरित विभाजन भारत की विविधता में एकता की आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोदी ने आरएसएस के योगदान को याद करते हुए डाक टिकट जारी किया और कहा कि संघ राष्ट्र प्रथम और एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श से लगातार समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहा है। बिहार में चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें लगभग 7 करोड़ 41 लाख योग्य मतदाता शामिल हैं। भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रक्रिया में कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा नहीं दिया। भाजपा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि राहुल गांधी का दुष्प्रचार और थूककर भागो की राजनीति उनकी आदत बन गई है। राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मतदाता सूची में हेराफेरी की बात कही थी, लेकिन आयोग ने इसे खारिज कर दिया और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण और बिजली बिलों के भुगतान पर फिलहाल रोक लगाई और दिवाली से पहले फसल नुकसान का मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। ई क्षति पोर्टल के माध्यम से 2386 घरों में कुल 4 करोड़ 32 लाख रुपए पहुंचाए गए। लगभग 5,37,000 किसानों ने फसल नुकसान का पंजीकरण कराया। प्रति एकड़ 15,000 रुपये मुआवजा मिलेगा और 7,10,000 किसानों को ऋण व बिजली बिलों में राहत दी जाएगी।